हेलो गाइस, वेलकम इन डूअर्स एकेडमी। आज का हमारा इस जो वीडियो का टॉपिक है, एक ऐसी महान विभूति की, एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिनकी कलम ने दुनिया को नई सोच दी और जिनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं। जो केवल एक कवि नहीं बल्कि एक महान विचारक, शिक्षाविद और मानवतावादी भी थे। तो चलिए, हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कवि के बारे में, अर्थात आज जो 7 मई, आज ही के दिन हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जन्म दिन है। तो उन्हीं के जन्मदिन पर ये हमारे विशेष वीडियो इनसे संबंधित लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, जिनका जन्म 7 मई 1861 कोलकाता पश्चिम बंगाल के जोरान सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इनके पिता देवेंद्र नाथ ठाकुर प्रसिद्ध समाज सुधारक, दार्शनिक और ब्रह्म समाज के नेता थे। माता शारदा देवी धार्मिक विचारों वाली सरल और स्नेही माता थी। इनके वंश की बात करें, यानी इनका जो परिवार था, ठाकुर परिवार साहित्य, संगीत, कला और समाज सुधार के लिए प्रसिद्ध था। इनकी जो बचपन इन्हीं अपने परिवार वालों के साथ ही काफी व्यतीत हुआ, जिससे ये बचपन से ही एक बहुत ही प्रतिभाशील, कल्पनाशील बचपन के रूप में इनका देखा जा सकता है। रविन्द्रनाथ बचपन से ही रचनाओं के लिए प्रेरित थे। इनके लगभग 8 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी। इसी प्रकार से वो अपने जीवन में कविता, संगीत, चित्रकला, साहित्य में गहरी रुचि भी दिखाई। वे प्रकृति के गोद में रहकर सीखना पसंद करते थे। बाहर की दुनिया उन्हें बहुत प्रेरित करती थी। वे अपने पिता के साथ हिमालय, बोलपुर और अन्य कई स्थानों की यात्राएं करते थे। यात्राओं के दौरान उन्होंने जीवन, समाज, प्रकृति की बारीकी को समझा और उन्हीं बारीकों के साथ उनको अपनी रचनाओं में भी उन चीज को उतारा। उनका बचपन का जो अनुभव आगे चल के उनकी कविताओं, गीतों, कहानियों की प्रेरणा भी बनी। वे बचपन से ही स्वतंत्र चिंतन और मानव प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। बाल्यकाल से ही वो प्रतिभा के धनी, एक गहन चिंतन, करुणा, मानवता की भावना रखते थे। कला और साहित्य के प्रति स्वाभाविक प्रेम भी उनके अंदर फूट-फूट कर भरा था। समाज की कुरीतियों से बचपन से ही संवेदनशीलता रखते थे। विविध अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व को समृद्ध किया। इस प्रकार से जो उनका पूरा जीवन एक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। रविन्द्रनाथ ठाकुर शिक्षा यानी साहित्य, संगीत, शिक्षा, दर्शन आदि विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत सारी कृतियां भी लिखी, जिनमें से गीतांजलि, गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, इस तरीके से लगभग 2000 से ज्यादा उन्होंने रचनाएं की, कहानियां लिखी, दोहे लिखे। इसी प्रकार से उनकी रचनाओं के लिए एक बहुत विश्व प्रसिद्ध जो गीतांजलि बनी, उनको उस बुक को 1913 में गीतांजलि के साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, अर्थात एशिया या भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल के पुरस्कार मिले। साथ ही इसके साथ ही ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। इन्होंने शुरुआत से ही शांति का जो आवास अर्थात शांति निकेतन में भी काम किया। जो शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने वर्ष 1863 में की, जो एक आध्यात्मिक उपवन के रूप में स्थापित किया और वहां पे जाके रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी शिक्षा और संस्कृति का एक केंद्र के रूप में उसको और ज्यादा विकसित किया। आगे चल के रविन्द्रनाथ ठाकुर इसी शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में भी परिवर्तित किया, जो 1921 में इसकी स्थापना की। उनकी जो शिक्षा की पद्धति थी वह प्रकृति की गोद में अर्थात खुले वातावरण में शिक्षा देने की परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने ब्रिटिश का जो एक बिल्डिंग यानी एक घर के अंदर बैठ के एजुकेशन के अगेंस्ट में प्रकृति यानी बागों में इस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े रहकर शिक्षा यानी ग्रहण जो सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत की। क्योंकि जो शांति निकेतन का अर्थ होता है शांति का आवास, और इसी तरीके से
वर्ष 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिला है। इन्होंने जो इनकी शांति निकेतन में क्या विशेषता थी, देखो जो शांति निकेतन की सबसे ज्यादा विशेषता थी या जिसके लिए शांति निकेतन फेमस हुआ वह था प्रकृति के बीच शांत और सुंदर वातावरण के बीच में खुले आकाश के नीचे सीखने की विचारधारा या सीखने का जो कार्य हो वो पूर्ण हो। ये स्वतंत्र विचार, सृजनात्मक और मानवीय मूल्यों पर काफी ज्यादा जोर देते थे। साथ ही साथ शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, शिल्प का अनूठा संगम भी देखने को मिलता है। विश्व मानवता और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का वाला एक केंद्र के रूप में उभरा। यहाँ से देश विदेश में विद्यार्थी आकर सीखते और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत होते। रविन्द्रनाथ ठाकुर की दृष्टि में उनका विश्वास था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न होकर जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। वो चाहते थे कि विद्यार्थी प्रकृति के बीच रहकर अपने भीतर की अच्छाइयों को विकसित करें और विश्व को एक परिवार माने। आगे चलते हैं, इनकी साहित्यों से और आगे चल के बहुत सारे देशों ने राष्ट्रीय गान भी लिया, अपने यह राष्ट्रीय गीत को भी चयनित किया। इनमें से आमार सोनार बांग्ला मेरा स्वर्णिम बंगाल अर्थात बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत के रूप में बांग्लादेश ने स्वीकार किया। आगे बाद में जनगण मन भारत का भी राष्ट्रीय गीत बना, जो कहीं न कहीं इनकी कुछ विशेष कृतियों में से एक था। यही जनगण मन यानी भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 7 दिसंबर 1911 को जब गुरुदेव ने पहली बार कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया था। बाद में यही जनगण मन 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने जनगण मन को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगान भी स्वीकृत किया, जो भारत की अखंडता में एकता को दर्शाता है। यह जो गीत है वो, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, जन गण मन अधिनायक जय हो, अर्थात जो भारत की जनता है, जन मतलब वहां के लोग, इन सभी की जय हो। इनमें से जो जनगण मन के लिए भारतीय में यानी भारत की अखंडता को बहुत ज्यादा दर्शाता है, उसकी जो राष्ट्रगान का जो महत्व है वो कि भारत बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, विविधता से भरा हुआ है और विविधता में एकता का संदेश देता है, जो भारतीयों के दिल में गौरव और सम्मान की भावना को भी जगाता है। यह गीत हमें एक सूत्र में बांधने और देशभक्ति की भावना को प्रबल करता है। इनकी इन्हीं महान रचनाओं, इनकी कृतियों को देखते हुए गांधी जी ने इनको गुरुदेव कहकर संबोधित किया और गांधी जी द्वारा इनको एक उपाधि गुरुदेव की दी। इस प्रकार से जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जो जीवन है वो हम लोगों के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बना रहा और अंततः 7 अगस्त 1941 के ये इस धरती को छोड़ के हमेशा के लिए अमर हो गए। ओके गाइस, इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के और हम लेते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले आप लोग जो हमारे वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।